सीधे तलाक का हथौड़ा चलाने के बजाय एक पॉज बटन दबाने का विकल्प देता है। बिल्कुल, एक पॉज बटन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस विषय से जुड़े कई पहलू सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। स्वाभाविक है। स्रोतों में चाहे जो भी राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण हो, वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल कानूनी तथ्यों, अदालत के दृष्टिकोण और मूल सामग्री में दी गई जानकारी को पारदर्शी तरीके से सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अगर सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 की बात की जाए तो ये आखिर क्या कहती है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये धारा न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान करती है। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये एक ऐसा आदेश या डिक्री है जिसके तहत अदालत पति पत्नी को एक साथ रहने की कानूनी बाध्यता से छूट दे देती है। अच्छा, कानूनी भाषा में जिसे सहवास या कोहैबिटेशन से आजादी कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा पेंच और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा होने पर भी शादी खत्म नहीं होती। मतलब कागजों पर वे दोनों अब भी पति पत्नी ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसा मान लीजिए कि अदालत ने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के बजाय बस एक दूसरे से अलग और दूर रहने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। अगर इसको हम बड़े पैमाने पर देखें तो इस प्रावधान के पीछे का पूरा सामाजिक और दार्शनिक ढांचा समझ में आता है। वो कैसे? क्योंकि भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदू कानून की मान्यताओं में, विवाह को महज कोई व्यापारिक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है जिसे जब चाहे रिन्यू किया जाए या फाड़ के फेंक दिया जाए। सही कहा। इसे एक संस्कार या पवित्र बंधन माना गया है। कानून निर्माताओं ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि जब किसी रिश्ते में कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच जाए तो उसे तुरंत तोड़ने के बजाय जोड़े को सुलह या रिकंसिलिएशन का एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। ये एक तरह का कानूनी शॉक एब्जॉर्बर है जो तलाक के झटके को रोकता है और सोचने समझने का समय देता है। बिल्कुल सटीक उपमा है ये पॉज बटन वाली बात। लेकिन इस रिश्ते के पॉज होने और तलाक के रूप में पूरी तरह स्टॉप हो जाने के बीच जो तकनीकी अंतर हैं वो हमारे स्रोत सामग्री में बहुत ही गहराई से समझाए गए हैं। हाँ, और सबसे बुनियादी अंतर तो यही है कि तलाक के बाद कोई भी व्यक्ति आजाद होता है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और कानूनी तौर पर दोबारा शादी भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन न्यायिक पृथक्करण के दौरान स्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि विवाह का मूल बंधन अभी भी कायम है। तो इस दौरान दूसरी शादी करने का मतलब है द्विविवाह या बिगैमी का अपराध करना। एकदम सही। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत इसे एक गंभीर अपराध माना गया है जिसके लिए बाकायदा सजा का प्रावधान है। इस अंतर के साथ साथ एक और पहलू है जिसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार पर पड़ता है। आप संपत्ति और उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस के अधिकार की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब दो लोग न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में होते हैं तो वे अलग तो रह रहे होते हैं लेकिन उनका वैवाहिक दर्जा खत्म नहीं हुआ होता। सही। इसलिए उत्तराधिकार के जो भी नियम हैं वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मतलब मान लीजिए इस पृथक्करण की अवधि के दौरान पति या पत्नी में से किसी एक का निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवित जीवन साथी स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति का कानूनी वारिस माना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक सामान्य बिना विवाद वाले वैवाहिक जीवन में होता है। इसके विपरीत तलाक के मामले में जैसे ही अदालत से विवाह विच्छेद की अंतिम डिग्री पारित होती है, एक दूसरे की संपत्ति पर कानूनी वारिस होने का ये अधिकार उसी क्षण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी कागजों पर बना हुआ वो रिश्ता संपत्ति के मामले में पूरी तरह से सक्रिय रहता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अदालत आखिर किन परिस्थितियों में किसी जोड़े को ये पॉज बटन इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। अलग होने के आधार क्या है? बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोतों में मौजूद एक बेहद रोचक और ऐतिहासिक मामले का जिक्र आता है। डॉक्टर NG दास्ताने बनाम श्रीमती S दास्ताने। ये 1975 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसने कई कानूनी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मामले के तथ्य किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। सच में। पति डॉक्टर दास्ताने एक उच्च शिक्षित IAS अधिकारी थे, वहीं पत्नी श्रीमती दास्ताने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत थीं। और इस मामले में पत्नी पर जो आरोप थे वो सामान्य वैवाहिक झगड़ों से कहीं आगे की बात थे। हाँ,
पत्नी पर आरोप था कि वो पति के साथ अत्यधिक क्रूरता और दुर्व्यवहार करती थी। स्रोतों के अनुसार सार्वजनिक रूप से पति का अपमान करना, बार बार आत्महत्या करने की धमकियां देकर मानसिक दबाव बनाना, पति से जहर मांगना, अपनी ही साड़ी फाड़ लेना और यहाँ तक कि अपनी ही बच्ची का हाथ जला देने जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप इस केस का हिस्सा थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक अकेले मामले ने भारतीय पारिवारिक कानून के इतिहास में क्रूरता को साबित करने की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जाहिर है ये मामला रातों रात सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई थी। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने इन आरोपों के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मंजूरी दे दी थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। हाँ, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को एक बहुत ही सख्त कानूनी चश्मे से देखा। उन्होंने कहा कि पत्नी की क्रूरता को उचित संदेश से परे साबित करना होगा, जिसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहते हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जो आमतौर पर किसी हत्या या चोरी जैसे आपराधिक मामलों में इस्तेमाल होता है, जहां किसी को जेल भेजने के लिए 100% यकीन होना जरूरी है। बिल्कुल। हाईकोर्ट के इस नजरिए ने पति के लिए क्रूरता साबित करना लगभग असंभव बना दिया था। लेकिन जब ये मामला आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वहां इस पूरे सिद्धांत को जड़ से पलट दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा तर्क दिया जिसने इस फैसले को ऐतिहासिक बना दिया? क्रिमिनल कानून के उस सख्त पैमाने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज को आधार बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये अंतर समझाया कि वैवाहिक और पारिवारिक विवाद पूरी तरह से सिविल केस की श्रेणी में आते हैं, न कि क्रिमिनल केस की श्रेणी में। बिल्कुल। इसलिए इन मामलों में सबूतों को आपराधिक कानून के उस सख्त तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसके बजाय पारिवारिक विवादों में संभावनाओं की अधिकता या प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के सिद्धांत का इस्तेमाल होना चाहिए। इसे आसान भाषा में समझें तो अदालत को बस ये देखना होता है कि उपलब्ध तथ्यों, गवाहियों और सबूतों को देखते हुए क्या किसी घटना के होने की संभावना उसके ना होने की संभावना से अधिक है? हाँ, क्या पलड़ा उस तरफ ज्यादा झुक रहा है? क्योंकि वैवाहिक जीवन की चारदीवारी के भीतर होने वाली हर क्रूरता का कोई पक्का वीडियो या चश्मदीद गवाह तो हो नहीं सकता। ऐसे में आपराधिक कानून के सख्त मानकों को एक पीड़ित जीवन साथी पर थोपना घोर अन्याय होगा। ये कानूनी बारीकी वाकई समझने लायक है। इसी ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की एक बहुत ही प्रभावशाली और मानवीय टिप्पणी है जो स्रोत सामग्री में प्रमुखता से दर्ज है। हाँ, उन्होंने कहा था कि कानून किसी भी जीवन साथी से ये उम्मीद नहीं करता कि वो सुधार की आस में क्रूरता बर्दाश्त करता रहे। ये एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये साफ तौर पर यह संदेश देता है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। इस आदर्शवादी सोच के नाम पर किसी भी इंसान को अंतहीन मानसिक या शारीरिक यातनाएं सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून की नजर में इंसान की गरिमा उस खोखले हो चुके रिश्ते से कहीं ऊपर है। इस फैसले की सबसे बड़ी जीत यही थी कि इसने क्रूरता की परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। पहले जहां क्रूरता का मतलब सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट समझा जाता था, दास्तानी केस के बाद मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक शोषण और लगातार दिए जाने वाले तनाव को भी क्रूरता का एक बेहद ठोस आधार मान लिया गया। इसके अलावा अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो क्रूरता के अलावा भी कई ऐसे स्पष्ट आधार हैं जिन पर न्यायिक पृथक्करण या तलाक की मांग की जा सकती है। जैसे कि जार कर्म यानी एडल्ट्री, जिसका सीधा मतलब है विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना। इसके अलावा अगर कोई साथी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है या उसे कोई ऐसा कुष्ठ रोग है जो असाध्य है, या फिर कोई संक्रामक रतिज रोग यानी वेनेरियल डिजीज है, मानसिक अस्वस्थता भी एक बड़ा आधार है। साथ ही एक दिलचस्प प्रावधान ये भी है कि अगर कोई जीवन साथी लगातार 7 साल तक लापता रहे और उसके जीवित होने की कोई भी खबर या सुराग न मिले, तो कानून की नज़र में इसे भी अलग होने का एक पूरी तरह से वैध आधार माना जाता है। और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि इसी कानून में पत्नियों के संरक्षण के लिए कुछ विशेष आधार भी जोड़े गए हैं जो केवल महिलाओं को ही उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पति ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली हो, यानी द्विविवाह का मामला हो, तो
पहली पत्नी तुरंत इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। वाह। या फिर अगर पति बलात्कार, गुदामैथुन या वहशीता जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो भी पत्नी के पास अलग होने का पूर्ण अधिकार है। इसमें एक और बहुत ही संवेदनशील और प्रगतिशील प्रावधान है, जिसे विवाह का खंडन या रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज कहा जाता है। ये बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से लड़ने का एक कानूनी हथियार है। बिल्कुल। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी गई थी, तो उसे ये विशेष कानूनी अधिकार मिला है कि वो 18 साल की होने से पहले उस विवाह को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकती है और न्यायिक पृथक्करण या तलाक की मांग कर सकती है। वाह। ये प्रावधान एक कम उम्र की लड़की को एक अनचाहे रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता देता है। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। पैसों और संपत्ति के मामले में। बिल्कुल, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो बात सिर्फ भावनाओं या साथ रहने न रहने तक सीमित नहीं रहती। असली पेचीदगी तब शुरू होती है जब बात संपत्ति, मेंटेनेंस और पैसों पर आती है। हमारे स्रोतों में साल 2015 के एक बेहद महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार से जिक्र है। कृष्णा भट्टाचार्य जी बनाम सारथी चौधरी केस। इस पूरे मामले के केंद्र में जो मुद्दा था वो था स्त्रीधन। ये समझना जरूरी है कि स्त्रीधन वो संपत्ति, गहने या उपहार होते हैं जो एक महिला को उसकी शादी के समय या उसके बाद उसके मायके, ससुराल या रिश्तेदारों से मिलते हैं। इस पूरी संपत्ति पर केवल और केवल उस महिला का पूर्ण और एकाधिकार होता है। ये कोई साझा संपत्ति नहीं होती। इस केस में हुआ ये था कि पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अपना स्त्रीधन वापस मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। लेकिन निचली अदालतों ने एक बहुत ही अजीब और तकनीकी तर्क देते हुए उस केस को ही खारिज कर दिया। करण की स्थिति में रह रहा है। इसलिए कानूनी परिभाषा के तहत पत्नी अब एक पीड़ित व्यक्ति यानी एग्रीव्ड पर्सन नहीं रही। और इसी आधार पर उन्होंने कह दिया कि केस दायर करने की जो समय सीमा या लिमिटेशन होती है वो अब खत्म हो चुकी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या निचली अदालतें न्यायिक पृथक्करण के असली अर्थ को लेकर भ्रम में थीं? और जवाब है हाँ। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां अदालतें इस पॉज बटन को गलती से स्टॉप बटन समझ बैठी थीं। उन्हें लगा कि अलग रहने का आदेश मिल गया है तो मतलब रिश्ता और उससे जुड़े सारे अधिकार भी अपनी समय सीमा पार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कानून की बहुत ही बारीकी से व्याख्या की। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि न्यायिक पृथक्करण से शादी का बंधन टूटता नहीं है, बल्कि सिर्फ साथ रहने के वैवाहिक दायित्व कुछ समय के लिए निलंबित होते हैं। स्त्रीधन पर किसी भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ पत्नी का ही हक होता है। पति या ससुराल वाले उस स्त्री धन के मालिक नहीं बन जाते, वे महज एक कस्टोडियन या रखवाले की हैसियत रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि अगर पति या ससुराल वाले पत्नी के मांगने पर उसका स्त्रीधन वापस नहीं लौटाते हैं तो ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जो एक बार होके खत्म हो गया हो, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला अपराध है जिसे कानूनी भाषा में कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहा जाता है। और चूंकि ये अपराध हर उस दिन जारी है जब तक स्त्रीधन वापस नहीं मिल जाता, इसलिए इसमें केस दायर करने की कोई भी समय सीमा या लिमिटेशन की पाबंदी लागू ही नहीं होती। पत्नी न्यायिक पृथक्करण के दौरान भी और उसके सालों बाद भी अपने स्त्रीधन पर पूरे कानूनी अधिकार के साथ दावा कर सकती है। ये फैसला उन अनगिनत महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी ढाल है जिन्हें अक्सर ऐसे ही तकनीकी और जटिल कानूनी दावपेंचों में उलझाकर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए जाते हैं और उनके ही पैसों और गहनों से उन्हें वंचित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पैसों की बात चली है तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर कोई न्यायिक पृथक्करण में है तो उसे गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस मिलना तय है? ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। इसे समझने के लिए स्रोतों में दिए गए 1971 के एक और मील के पत्थर साबित होने वाले फैसले को देखना होगा, बलदेवराज बनाम पुष्पा रानी। इस मामले ने एक बिल्कुल अलग तरह की कानूनी पेचीदगी को जन्म दिया जहां दो अलग अलग अदालतों के फैसले आमने सामने आ गए थे। इस मामले की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो उस समय धारा 488 थी और अब धारा 125 के रूप में जानी जाती है, उसके तहत क्रिमिनल कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस या भरण पोषण देने का आदेश पारित किया हुआ था और उसे गुजारा भत्ता मिल रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बीच पति ने सिविल कोर्ट में न्यायिक पृथक्करण का मुकदमा दायर किया और उसे जीत भी लिया। लेकिन ये जीत इस आधार पर मिली थी कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के अपनी मर्जी से पति को छोड़ दिया था। इस स्थिति को कानूनी भाषा में डिसर्शन
या परित्याग कहा जाता है, तो एक तरफ क्रिमिनल कोड कह रहा है कि पत्नी को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ सिविल कोड कह रहा है कि पत्नी ने ही बिना वजह पति को छोड़ा है। इस टकराव का आखिरी नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा भारतीय न्याय प्रणाली के पदानुक्रम और नियमों को स्पष्ट करता है। अदालत ने यह तय किया कि क्रिमिनल कोड द्वारा दिया गया भरण पोषण का वो आदेश केवल तब तक ही प्रभावी माना जाएगा जब तक कि किसी सक्षम सिविल कोर्ट का कोई विपरीत फैसला नहीं आ जाता। इस मामले में चूंकि सिविल कोर्ट ने सारे सबूतों को देखकर ये मान लिया था कि पत्नी ने खुद अपनी मर्जी से और बिना किसी ठोस वजह के पति का घर छोड़ा है, इसलिए कानून की नजर में अब वह भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाती। सरल शब्दों में कहें तो सिविल कोर्ट का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के आदेश पर भारी पड़ा। ये मामला ये साबित करता है कि सिर्फ न्यायिक पृथक्करण मिल जाना ही काफी नहीं है। वो पृथक्करण किस कारण से और किस आधार पर मिला है, इसका सीधा असर व्यक्ति के वित्तीय अधिकारों और गुजारे भत्ते पर पड़ता है। अगर गलती आपकी साबित होती है तो आप मेंटेनेंस का अधिकार खो सकते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जबरदस्त कानूनी पहलू है जो दिखाता है कि कानून की हर धारा एक दूसरे से कैसे गुंथी हुई है। बिल्कुल। इन तमाम कानूनी लड़ाइयों, संपत्ति के विवादों और क्रूरता के आरोपों पर चर्चा करने के बाद अब इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आखिर आगे का रास्ता क्या है? जब अदालत ये पॉज बटन दबा देती है तो उसके बाद क्या होता है? सुलह होती है या आखिरकार बात तलाक तक ही पहुंचती है? हमारे स्रोतों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ये धारा एक बेहद अहम 1 साल का नियम या 1 ईयर रूल के बारे में बात करती है। ये नियम कहता है कि अगर अदालत द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पास कर दी गई है और उसके बाद पूरे 1 साल का समय बीत जाने पर भी पति पत्नी के बीच सहवास या कोहैबिटेशन फिर से शुरू नहीं होता है, यानी वे 1 साल तक पूरी तरह से अलग ही रहते हैं, तो यह 1 साल की अवधि अपने आप में तलाक मांगने का एक बिल्कुल ठोस, पक्का और आजाद आधार बन जाती है। इस 1 साल के नियम को समझना बहुत दिलचस्प है। यह 1 साल का समय वह आखिरी विंडो या मौका है जो कानून टूटते हुए रिश्तों को देता है। अगर इस दौरान कोई सुलह नहीं हुई तो कानून मान लेता है कि अब इस विवाह में कुछ भी बचा नहीं है। अगर हम इस पूरे व्यवस्था यानी न्यायिक पृथक्करण के व्यवहारिक फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें तो तस्वीर के दोनों पहलू सामने आते हैं। इसके फायदों की बात करें तो यह एक बहुत ही सुरक्षित और मध्यमार्गी विकल्प है। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो पारिवारिक दबाव, सामाजिक कलंक के डर या अपनी गहरी धार्मिक मान्यताओं के चलते सीधे तलाकशुदा का टैग नहीं लेना चाहते। उनके लिए ये व्यवस्था एक राहत की तरह है। ये उन्हें रोजमर्रा के जहरीले माहौल से बाहर निकालकर सोचने, शांत होने और आत्मनिरीक्षण करने का समय देती है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये भी है कि इस पृथक्करण के दौरान अदालत एक अंतरिम व्यवस्था कर देती है। बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, दूसरे साथी के उनसे मिलने के अधिकार क्या होंगे, और वित्तीय भरण पोषण यानी एलिमनी का भुगतान कैसे होगा, ये सब कोर्ट द्वारा तय कर दिया जाता है। इसी जीवन में एक ठहराव और स्थिरता आती है और रोज रोज के झगड़े रुक जाते हैं। ये तो हुए फायदे, लेकिन स्रोतों में इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि ये स्थिति कितनी भ्रामक और उलझन भरी भी हो सकती है। इस पॉज बटन के अपने कुछ गंभीर नुकसान भी तो हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा नुकसान इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ये व्यवस्था इंसान को एक इमोशनल लिम्बो या गहरी भावनात्मक दुविधा में धकेल सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान ना तो पूरी तरह से एक शादीशुदा जीवन जी रहा है और ना ही वो इतना आजाद है कि अपनी जिंदगी की कोई नई शुरुआत कर सके। आप बस एक कानूनी और भावनात्मक त्रिशंकु बने रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा व्यावहारिक नुकसान भी है। अगर इस 1 साल या उससे अधिक के समय में कोई सुलह नहीं होती है तो आखिरकार उस जोड़े को तलाक के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है फिर से वकीलों की फीस का इंतजाम करना, फिर से तारीखों पर जाना, फिर से अदालती कार्यवाही के तनाव से गुजरना। कानूनी भाषा में इसे डबल लिटिगेशन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया व्यक्ति का कीमती समय और पैसा तो बर्बाद करती ही है, साथ ही उसके मानसिक तनाव को भी दोगुना कर देती है। हालांकि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में वापसी का एक बहुत ही लचीला और खूबसूरत विकल्प भी मौजूद है, जिसे रिवर्सिबिलिटी कहा जा सकता है। अगर इस न्यायिक पृथक्करण के दौरान, चाहे वो कुछ महीनों का समय हो या सालों का, किसी भी बिंदु पर पति पत्नी को यह महसूस होता है कि उनके आपसी मतभेद सुलझ गए हैं,
दूरियों ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझा दी है, और वे फिर से एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। तो उन्हें दोबारा साथ फेरे लेने या कोई नया विवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे बस अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर करके इस पृथक्करण के आदेश को रद्द या रिसेंड करवा सकते हैं। और एक बार वो आदेश रद्द हो गया तो उनके सारे वैवाहिक अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां अपने आप उसी रूप में फिर से बहाल हो जाती हैं जैसे वे पहले थीं। यही वो लचीलापन है जो हिंदू विवाह अधिनियम के इस प्रावधान को इतना विशेष और मानवीय बनाता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित जोड़ा इस मिले हुए समय का उपयोग किस तरह करता है। कई मामलों में ये देखा गया है कि ये दूरी रिश्तों को वापस पटरी पर ले आती है और लोग अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। वही कुछ मामलों में ये 1 साल का समय ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि अब साथ चलना वाकई नामुमकिन है। और तब तलाक ही एकमात्र तार्किक रास्ता बचता है। बिल्कुल। तो आखिर इन सब का निष्कर्ष क्या है? आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का अगर एक निष्पक्ष और समग्र सार निकाला जाए तो वो ये है कि भारतीय कानूनी ढांचा किसी भी विवाह को जोड़े रखने की हर संभव और आखिरी कोशिश जरूर करता है, लेकिन साथ ही वो इतना क्रूर भी नहीं है कि किसी को एक ऐसे रिश्ते में घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर करे जहां कोई उम्मीद न बची हो। दस्ताने केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रूरता की परिभाषा को बदलना हो, या कृष्णा भट्टाचार्य जी केस में स्त्री धन पर महिला के अखंड अधिकार को सुनिश्चित करना हो। अदालतों ने लगातार कानूनों की व्याख्या इस तरह से की है कि कागजी नियमों के साथ साथ मानवीय गरिमा, आत्मसम्मान और व्यवहारिक सच्चाई का भी पूरा सम्मान हो सके। और जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, इस पूरी चर्चा का मकसद किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि कानून की उस किताब के पन्नों को आसान भाषा में खोल के रखना था जो अक्सर मुश्किल समय में लोगों के जीवन की दिशा तय करती है। बिल्कुल। किसी भी कानून की सफलता इसी बात में है कि वो समाज की बदलती जरूरतों और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं के साथ कितना न्याय कर पाता है। ये पॉज बटन उसी न्याय की दिशा में एक विचारशील कदम है। सही कहा। और इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। हमारे स्रोतों और इन सभी कानूनी प्रावधानों की बारीकियों को देखने के बाद एक बहुत ही मूलभूत सवाल उभरकर सामने आता है। कानून न्यायिक पृथक्करण के रूप में एक ऐसी स्थिति देता है जहां कोई कागजों पर, सरकारी दस्तावेजों में तो शादीशुदा है, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने साथी से पूरी तरह अलग है और उन दोनों के बीच के सारे वैवाहिक कर्तव्य और भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कानूनी पॉज बटन वाकई में टूटते हुए रिश्तों को बचाने और गहराई में जाकर सुलह करवाने में मदद करता है, या फिर ये समाज के तानों के डर से, लोग क्या कहेंगे वाली सोच के कारण एक पूरी तरह से खत्म हो चुके रिश्ते को बस एक झूठे नाम के सहारे जिंदा रखने का एक बहाना भर बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब शायद कानून की किसी किताब में ना मिले। इसका जवाब हमारे समाज की सोच और रिश्तों को लेकर हमारी अपनी समझ के भीतर ही कहीं छिपा है। इसी आखिरी विचार के साथ द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।